नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। देखिए, क्लास आज जो है वह नागरिकता की क्लास है। हम एक क्लास जो है नागरिकता की पढ़ा चुके हैं, ठीक है, जिसमें हमने नागरिकता के बारे में सीखा कि नागरिक कौन होते हैं, सिटीजनशिप किसे बोलते हैं। हमने कल की क्लास में जो आपको सिखाया था वह सिखाया था कि नागरिकता का जिक्र भारतीय संविधान के किस भाग में है। तो भारतीय संविधान के भाग 2 में है, जिसमें आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक नागरिकता का जिक्र है। यानी कि आर्टिकल 5 में संविधान लागू होने की नागरिकता है, आर्टिकल 6 में भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों के लिए नागरिकता है, पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों की नागरिकता है। 7 में भारत से पाकिस्तान जाने वाले परंतु फिर पुनः वापस आने वाले लोगों के बारे में नागरिकता है, ठीक है। 8 में विदेश में रह रहे बच्चों के लिए नागरिकता है। 9 में किसी भी देश की अन्य नागरिकता लेने पर हम भारत की नागरिकता स्वतः ही खत्म हो जाएगी, इसके बारे में जिक्र है। आर्टिकल 10 में जो दिया गया है, आर्टिकल 10 में दिया गया है यदि जब तक आपकी नागरिकता बनी रहेगी यदि आप कोई अन्यत्र कार्य नहीं करते हो तो। और आर्टिकल 11 में जो दिया गया है वह है कि नागरिकता संबंधी कोई भी कानून बनाया जाएगा तो वह गृह मंत्रालय के द्वारा बनाया जाएगा, संसद बनाएगी, ठीक है। यही तो कहा गया था हमने आर्टिकल में। फिर हमने पढ़ा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 1900 यानी भारतीय नागरिकता कानून 1955 के बारे में पढ़ा। उसके आधार से 5 प्रकार से नागरिकता मिलती है। यानी कि एक तो जन्म से मिलती है, वंश से मिलती है, देशीकरण से मिलती है, पंजीकरण से मिलती है, भूमि अर्जन के आधार पर। ये 5 प्रकार से नागरिकता मिलती है। जबकि 3 प्रकार से जो है नागरिकता परित्याग कर दी जाती है। 3 प्रकार से परित्याग कैसे की जाती है? स्वेच्छा से की जाती है, वंचित कर दिया जाता है और बर्खास्त कर दिया जाता है, ठीक है। तो कल जो है हमने इतना जो है इसके बारे में अच्छे से डिटेल से समझ लिया था। आज जो हम बात करने वाले कंडीशन कुछ ऐसी बनी कि जिस समय पर देश में आज़ादी का समय चल रहा था तो कुछ लोग जो थे भारत के होने के बावजूद भी आसपास के क्षेत्रों में जाकर रहने लगे थे। यानी कि भारतीय नागरिक होने के बाद भी वह विदेशों में जाकर रहने लगे। तो उनकी नागरिकता, समुद्र पार के जो व्यक्ति थे यानी समुद्र के आसपास जो व्यक्ति थे उनकी नागरिकता, फिर विदेशों में जो रह रहे थे उनको भी भारत की नागरिकता चाहिए थी। कि क्यों? जो भारत की सभ्यता और संस्कृति को बनाए रखने के लिए जब भी उनके ऊपर कोई संकट आए तो वह भारत के नागरिक बने रहें, ठीक है, जिसके चलते इनकी नागरिकता है। फिर कुछ ऐसे भारतीय व्यक्ति होते हैं जो भारत के तो होते हैं परंतु भारत के फिर भी नहीं होते, क्योंकि भारत से अधिकांश समय जो है वो भारत से बाहर बिताते हैं, ठीक है। इस तरीके से जो है आज जो हम बात करने वाले हैं इन्हीं मुद्दों पर बात करने वाले हैं। और इन्हीं मुद्दों से जुड़ी हुई जो है 4 बातें हैं आपके सामने। नंबर 1 आपका NRI है। NRI जो होती है, NRI यानी कि नॉन रेजिडेंस इंडियन, ठीक है। दूसरा है OCI, दूसरा क्या है? OCI, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। तीसरा जो हम पढ़ेंगे, तीसरा जो इसके बाद पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे PIO, ठीक है। फिर क्या पढ़ेंगे? PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे CAA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो आज हम इन चारों के बारे में बात करने वाले हैं और बहुत अच्छे से बात करने वाले हैं और ऐसी बात करने वाले हैं कि आपका कोई भी परीक्षा में क्वेश्चन वहाँ से बचने वाला नहीं है यदि आज आपने अच्छे तरीके से समझ लिया तो, ठीक है। एक एक करके हम बात करते हैं और देखिए शुरू करते हैं सबसे पहले NRI के बारे में। तो इसे आप सब अच्छे तरीके से जानते हैं, NRI नॉन रेजिडेंस इंडिया, जिन्हें हम कहते हैं अनिवासी भारतीय। क्या कहते हैं? अनिवासी भारतीय। पहली बात इसमें सबसे पहली बात क्या है कि भारत का पासपोर्ट होता है, यानी ऐसे पासपोर्ट धारक जो भारतीय होते हैं, या दूसरी शर्तों में ऐसे व्यक्ति जिनके पास पासपोर्ट भारत का होता है, या ऐसे व्यक्ति, तीसरी तरीके से हम किसी भी तरीके से समझ सकते हैं क्योंकि अलग अलग तरीके से बातें दी जाती हैं। ऐसे भारतीय पासपोर्ट धारक, ठीक है, जो कम से कम 183 दिन भारत से अलग रहते हो। कितने दिन? 183 दिन भारत से अलग रहते हो, ठीक है। उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं NRI कहते हैं। कितने दिन? 183 दिन जो है वो भारत से अलग रहते हों, भारत के अतिरिक्त, यानी कि भारत के अतिरिक्त किसी अन्य देश में रहते हों, जैसे ब्रिटेन रहते हों, लंदन रहते हों, कहीं भी अगर रहते हैं, अगर एक वर्ष में यानी एक वित्त वर्ष में अगर वह लोग 183 दिन, एक वित्त वर्ष में अगर 183 दिन अगर भारत से बाहर रह लिए हैं तो वो कौन है? NRI कहलाते हैं। उनको क्या कहलाते हैं? NRI। फिर इसमें कुछ क्वेश्चन बनकर आते हैं कि क्या सर इन्हें वोट डालने का अधिकार होता है? बिल्कुल वोट डालने का अधिकार होता है इनको वोट डालने का अधिकार होता है, क्योंकि है तो भारतीय ही परंतु भारत से बाहर जाकर ज़्यादा निवास करते हैं, ठीक है। तो इनको क्या होता है भाई? वोट डालने का अधिकार होता है। क्या इनकी आय पर टैक्स होता है? जी, इनकी आय ऐसी आय जिस आय का अर्जन जो है भारत के क्षेत्र में हुआ हो, यानी कि भारत से इनकी कमाई गई आय जो है वह उन पर टैक्स देने योग्य होता है, ठीक है। तीसरी बात है, भारत के बाहर किसी भी देश में
आवागमन कर सकते हैं, भारत के बाहर तीसरे किसी भी देश में जो आवागमन कर सकते हैं। तो ये था बस एनआरआई। बहुत सारी दिक्कत रहती है बच्चों को इस चीज़ को समझने के लिए, ठीक है। चलिए एक बार समझते हैं एनआरआई क्या होते हैं। नॉन रेजिडेंशियल इंडियन होते हैं, यानी कि अनिवासी भारतीय होते हैं, ठीक है। वह ऐसे भारतीय पासपोर्ट धारक होते हैं भैया, मेरे बबुआ, ऐसे होते हैं कि जो कम से कम भारत के बाहर 183 दिन बिताते हैं, वो एनआरआई कहलाते हैं। अनिवासी भारतीय यानी कि भारत में निवास नहीं कर रहे, ज़्यादा समय भारत में निवास नहीं कर रहे, कहाँ कर रहे हैं, भारत से बाहर करा रहे हैं, ठीक है। एनआरआई की बात अगर मैं बताना चाहूँ तो एक मूवी आई थी बद्रीनाथ की दुल्हनिया, ठीक है। बद्रीनाथ की दुल्हनिया में वहाँ पर जो है वो एनआरआई लड़का देखते हैं, यानी कि कौन देखती है, जो उसमें एक अभिनेत्री की भूमिका निभा रही है, आलिया भट्ट की बहन जो वो है एक एनआरआई मुंडा देखती हैं, ठीक है। आरी बात समझ में, तो वहाँ से पता चल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। कनाडा में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एनआरआई हैं, ठीक है। कनाडा में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एनआरआई रह रहे हैं, जो कहाँ के, चंडीगढ़ के हैं, ठीक है। कौन है, चंडीगढ़ के हैं, ठीक है जी। आरी बात समझ में। तो एनआरआई का मतलब क्या है, 183 दिन जो है वो भारत से बाहर रहे हों, ठीक है। उन्हें वोट डालने का अधिकार होता है, जो भारत में संपन्न चुनाव होते हैं उनमें वो है वोट डाल सकते हैं। उनकी आय, ऐसी आय जो भारत में कमाई गई है, ऐसी आय जो भारत में कमाई गई है, वह उससे टैक्स योग्य होती है, वह होती है, टैक्स उस पर देते हैं वो, ठीक है। वह भारत के बाहर किसी भी देश में जो है आवागमन कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके का ये था एनआरआई, क्लियर, ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं ओसीआई क्या है। देखिए ओसीआई क्या है, इसको बात समझ लीजिए। ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के समुद्र पारीय नागरिक, यानी कि भारत के जो समुद्र पारीय नागरिक हैं, जो समुद्र पार से भी पार के नागरिक हैं, भारत के समुद्र पारीय नागरिक, यानी जो भारतीय हैं परंतु समुद्र पारीय रह रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि 2005 में सरकार ने शुरुआत की थी इसकी। कब शुरुआत की थी, 2005 में शुरुआत की थी। आप समझ लीजिए क्या है, ऐसे लोग जो 26 जनवरी 1950 या उसके बाद भारत के नागरिक बनने योग्यता रखें, यानी कि ऐसे लोग जो 26 जनवरी 1950 या उसके बाद भारत के नागरिक बनने योग्य रखें, ठीक है, बनने योग्यता रखें। इसका संबंध ऐसे क्षेत्रों से है जो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का अंग बना हो, यानी 15 अगस्त 1947 के बाद भारत के अंग बना हो या भारत के साथ जुड़ा हो, उन क्षेत्रों की बात कर रहे हैं। उन क्षेत्रों में जो है ओसीआई दिया जाता है, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ठीक है भाई, अंग बना हो। इन्हें नागरिकता प्रदान करने के लिए अधिनियम 1955, यानी कि नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 7A के अनुसार आने वाले व्यक्तियों को, यानी कि जो व्यक्ति धारा 7 में आते हैं, किसके, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 7 के अंतर्गत, जो ए के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति आते हैं, तो उनके व्यक्तियों के बेटा बेटी, पोता पोती, नाता नातिन, ठीक है, उन व्यक्तियों को जो है क्या मिलेगी, उन व्यक्तियों को मिलेगी ओवरसीज सिटीजनशिप मिल जाएगी, उनको क्या मिल जाएगी, ओवरसीज सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो एक बार समझें कब शुरुआत की थी, पॉइंट बनाएंगे, 2005 में शुरुआत की थी। कब की बात है, 26 जनवरी 1950, उसके बाद भारत के नागरिक बनने योग्यता रखते हूँ, ठीक है, यानी कि जन्म से, संविधान लागू होने के समय से, इस तरीके से, ठीक है। इनका संबंध ऐसे क्षेत्रों से 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का अंग बने हों, 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का अंग बने, जैसे सिक्किम हो, इन क्षेत्रों की बात अगर हम करें तो, ठीक है, बने हो। इन्हें नागरिकता प्राप्त करने के लिए अधिनियम 1955 की धारा 7A के अनुसार आने वाले व्यक्तियों, यानी जो 7A के अंतर्गत आते हैं व्यक्ति, उनके पोता पोती, नाते नातिन और बेटा बेटी होते हैं। ये सभी भारतीयों के लिए नहीं है, ये उन भारतीयों के लिए है जो धारा 1A के अंतर्गत आते हैं, धारा 7A के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो हमने जो सीखा है वो क्या सीखा है, एनआरआई सीखा है और ओसीआई सीखा है, ठीक है। अब जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं PIO और CAA के बारे में, ठीक है। तो देखते हैं PIO क्या है और CAA क्या है, यानी कौन सा, CAA, ठीक है जी। अब हमें जो देखना है वो देखना है POI क्या है और CAA क्या है, क्योंकि इससे पहले हमने जो पढ़ा है वो एनआरआई पढ़ लिया है और OCI पढ़ लिया है, ठीक है। तो देख लीजिए, सबसे पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं इसकी क्या है। PIO क्या होता है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, क्या होता है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, यानी कि भारतीय मूल का व्यक्ति, क्या होता है, इसको कहते हैं भारतीय मूल का व्यक्ति, ठीक है। इसकी शुरुआत जो की गई वो कब से की गई, 19 सितंबर 2002 से इसकी शुरुआत की गई थी, यानी कि इसकी शुरुआत कब से की गई, 19 सितंबर 2002 से इसकी शुरुआत की गई। इसमें क्या है विशेषता, जिसके पास भारत का पासपोर्ट होगा ये उसी को मिल पाएगी, यानी किसको मिल पाएगी, PIO कार्ड होता है, ये क्या होता है, PIO कार्ड धारक कैसे बना जाएगा, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। PIO यानी कि पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन कार्ड धारक कैसे बना जाएगा, इसको समझ लेते हैं। 19 सितंबर 2002 से इसकी शुरुआत की गई थी और उन लोगों को ये कार्ड धारक बन सकते हैं वह लोग जिसके पास भारत का पासपोर्ट हो, फिर वह या उसके माता पिता या दादा 1935 के से पूर्व भारत के नागरिक हों, यानी कब से, 1935 से पूर्व भारत के नागरिक हों, ठीक है। उन्हीं लोगों को जो है ये PIO मिलेगा,
ठीक है, किनको मिलेगा, पीआईओ किनको मिलेगा, 1935 से जो उनके दादा या वह खुद या उनके माता पिता जो भारत के नागरिक हो। ठीक है, तो इस चीज़ में क्या था कि इस चीज़ में तो भाई पाकिस्तान भी हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान के भी तो कुछ व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं जिनका जन्म 1935 से या 1935 में पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ वह 1947 में हुआ। तो समझने वाली बात यह है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन सब का बंटवारा बाद में हुआ। पाकिस्तान का 1947 में हुआ, बांग्लादेश का 1971 में हुआ। तो ये सभी लोग जो हैं इस कार्ड के धारक होते। ठीक है, ये सभी लोग इस कार्ड के धारक होते। इसी बीच में एक शर्त दे दी उन्होंने, इसी बीच में शर्त दे दी कि चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका को छोड़कर, यानी कि इन 7 देशों को छोड़कर ये सभी देशों के लिए पीआईओ जारी है। यानी कि चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और श्रीलंका को छोड़कर सभी देशों के लिए पीआईओ जारी किया सकता है, पीआईओ कार्ड जारी किया जा सकता है। ये वाली बात यहाँ की गई है। क्यों की गई है? क्योंकि ये सभी बाद में इनका विभाजन किया गया है। इनमें कहीं ना कहीं जो है भारतीय लोग ही बात कर रहे हैं, बहुत अधिक संख्या में बात कर रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि पाकिस्तान, अगर ऐसा मान चलिए कि पाकिस्तान का कोई व्यक्ति है, ठीक है, और वो पहले से 1935 में पता चल रहा है कि वो तो उसके दादा वहाँ के भारत के थे निवासी, ठीक है, उन्होंने कहा कि भाई मैं तो पीआई कार्ड दूंगा, और वो यहाँ पर कार्ड में आ गया। ठीक है, और कार्ड आने पर क्या करा कि वो एक बार यात्रा करने पर जो है, एक बार अगर यहाँ यात्रा करेगा तो 180 दिन रह सकता है। कितने दिन रह सकता है? 180 दिन रह सकता है। ठीक है भाई, कितने दिन? 180 दिन। और 180 में तो ब्लास्ट करके भाग जाएगा यहाँ से सब चीज़ों को, और बहुत अच्छी सरगना बना देगा यहाँ पर, बहुत अच्छे ऐसे अपने मतलब ऐसे मंसूबों को अंजाम दे देगा कि जिसका हमने कंपेयर भी नहीं किया। तो इस वजह से इस एरिया को जो है ना कवर कर लिया। क्या कर लिया? चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका को छोड़कर सभी देशों में जो है पीआईओ कार्ड जारी किया जाएगा इनके अतिरिक्त। ठीक है भाई, अगर हम बात करें 18 वर्ष से कम का व्यक्ति अगर ये कार्ड धारक बनाता है, अगर 18 वर्ष तक कम व्यक्ति का अगर इस कार्ड को लेता है तो उसके कार्ड का चार्ज है 7500 रुपये। कितना है? 7500 रुपये लगेंगे उसका कार्ड मिलने के लिए, जब जाकर उसको वो कार्ड मिलेगा, उसकी फीस है। 18 वर्ष से ऊपर का अगर कोई व्यक्ति इस कार्ड को लेता है तो 15,000 रुपये की फीस जानी है। कितने की जानी है फीस? 15,000 रुपये की। पीआईओ कार्ड जारी करने वाले जो है 15 वर्षों तक बिना वीजा तक भारत में यात्रा कर सकता है। कितने में कर सकता है? बिना वीजा भारत में यात्रा कर सकता है 15 वर्षों तक। वीजा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है अलग से भारत में वीजा लेने की जरूरत नहीं है। यानी कि अगर मान लीजिए कोई सऊदी अरब का व्यक्ति है और वो पीआईओ कार्ड धारक है तो उसको भारत की वीजा लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो अपने उसी क्या कहते हैं पासपोर्ट से सीधे बिल्कुल कार्ड को लेकर, पीआईओ कार्ड को लेकर आ जाएगा, वीजा वूजा की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आरे बात है, क्योंकि यहाँ पर सऊदी अरब को जो है बाउंड नहीं किया है इन लोगों ने, तो वहाँ वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। वीज़ा का मतलब क्या है? अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर एक बात और जोड़ दें तो एक बार में यहाँ पर यात्रा जो कर सकता है वो आदमी कितने दिन तक रह सकता है? 180 दिन तक रह सकता है। अगर एक बार कोई आदमी इस कार्ड को प्रयोग करके कितनी बार तक रह सकता है? एक बार के आने में 180 दिन तक रह सकता है, परंतु ये वर्तमान में जारी नहीं है। वर्तमान में इसको समाप्त कर दिया गया है, क्योंकि इसमें बहुत सारी गतिविधियां हुई और लोग 180 से भी ज़्यादा दिन यहाँ रुके और उसमें फिर पुलिस में जाना पड़ा, पुलिस में परेशानी। तो इस चीज़ को जो है उन्हें समाप्त करके इसको 9 जनवरी 2015 को कब समाप्त कर दिया? 9 जनवरी 2015 को इसको समाप्त कर OCI में विलय कर दिया। किस में विलय कर दिया भैया? OCI में विलय कर दिया। कब विलय करा? 9 जनवरी 2015 को इसको OCI में विलय कर दिया। और अब जो है कोई भी पीआईओ कार्ड धारक नहीं है। अब जो होता है वो क्या होता है? केवल OCI कार्ड धारक होता है, जो इससे पहले हमने अभी आपको पढ़ाया है। ठीक है भाई, चलिए ये तो होगी बात। अब समझ लीजिए पीआईओ क्या है, एक बार समझ लीजिए की पॉइंट आया। कब शुरू आया? 2002 में। कब इसको समाप्त किया गया? 2015 में। ठीक है, एक कार्ड बनाने में 18 वर्ष तक कम उम्र का व्यक्ति कितने रुपए देता था? 7500 रुपये। अगर 18 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति अगर इसको बनवाता है तो कितने रुपए जाते थे उसके? 15,000 रुपये जाते थे। एक बार में कितने समय तक रह सकता था? 180 दिन तक रह सकता था। कि एक कार्ड धारक जो है कितने वर्षों तक बिना वीजा के भारत में यात्रा कर सकता था? 15 वर्षों तक बिना वीजा के भारत में यात्रा कर सकता था। ओवरऑल हमने यहाँ तक कंडीशन समझ ली है। ठीक है, अब बात करते हैं CAA। ये बहुत चर्चा में रहा था, CAA समझ गए? ये बहुत चर्चा में रहा था CAA। और ये क्या है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। यानी क्या है? इसको हम कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, जिसे हम कह सकते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। क्या कह सकते हैं? नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। ठीक है भाई, अगर हम बात करें इसको क्या कहा गया? इसको जारी जो किया गया, प्रभावी जो किया गया, वो कब से किया गया? 10 जनवरी 2020 से। क्या है इसमें समझिए, 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान या बांग्लादेश में 2 देशों को कवर किया गया है। यानी कि इसको पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, 3 देशों को कवर किया गया, क्योंकि ये तीनों इस्लामिक कंट्री हैं। यानी कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान ये तीनों ही इस्लामिक कंट्री हैं, तो इनको कवर किया। से भारत आए हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी और ईसाई, यानी कि 6 समुदाय। कितने? 6 समुदाय।
6 समुदायों को जो है नागरिकता देने की बात की है इसके अंतर्गत। ठीक है, बहुत बड़ा चेंज है मोदी जी का। मोदी जी का धन्य हो कि इन्होंने इतना बड़ा काम किया। तो क्या करा है इसमें, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में जो लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आए थे, तो कितने साल हो गए इसको, देखिए 19 की बात है, कितने साल हो गए, 5 साल। ठीक है, अब इनको भी 5 साल के अंदर जो है नागरिकता मिल जाएगी, जबकि इनको पहले नागरिकता कितने साल में मिलती, 11 साल तक अगर ये यहाँ रहते तब, यानी 10 साल तक तो देशीकरण के आधार पर और 1 साल जो है उनको नागरिकता लेने में लगता। अभी हमने देशीकरण के आधार पर पढ़ा था 1955 के अनुसार, तो इन्हें 11 साल का टाइम मिलता था पहले। तो इनको नागरिकता कब मिलती, 26 में मिलती जाकर, कब मिलती, सॉरी 25 में जाकर इनको नागरिकता मिलती। परंतु अब क्या है, इस एक्ट के अंतर्गत इनको नागरिकता मिल जाएगी, अब 19 के बाद नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, क्यों मिली है, क्योंकि ये लोग जो आए हैं इन 3 देशों से जो आए हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से जो लोग आए हैं, ठीक है जी, जो ये लोग आए हैं वहाँ से, तो ये प्रताड़ित होने के बाद, यानी कि इन्होंने एक आधार दिया है कि हमारा जो है शोषण किया गया वहाँ पर, हमारा जो है हमें प्रताड़ित किया गया, हमारी आस्थाओं को ठेस पहुँचाई गई, जिसके चलते जो है इस अमेंडमेंट के आधार पर वो नागरिकता ले सकते हैं। अब कुछ के दिमाग में आ रहा होगा, सर यहाँ पर तो फिर आर्टिकल, देखो ये मैंने लिखा भी है, आर्टिकल 14 कि समानता के अधिकार का उल्लंघन कर दिया है। ठीक है, बिल्कुल कर दिया है, क्योंकि इस नियम का जो संरक्षण किया जाएगा भारत संविधान के अनुसूची 6 में किया जाएगा, जिसमें क्या है, ममता, यानी कि मिजोरम, मेघालय जो है, मणिपुर और थोड़ी त्रिपुरा जो है ना, यानी अनुसूचित जनजाति क्षेत्र जो है, वहाँ पर उनको क्राइटेरिया करा। तो यहाँ पर भी क्या करा है, इनका क्राइटेरिया बना दिया गया है। ठीक है भाई, तो अब देखिए क्या होता। कुछ आदमी कहेंगे सर भारत फिर मुस्लिम कहाँ जाएंगे, अगर वो जो मुस्लिम 2019 के बाद में आए हैं तो वो उनको क्या है, उनको कोई भगा देंगे यहाँ से, समझ गए नहीं। यानी कि जो व्यक्ति इन तीनों देशों से मुस्लिम हैं, ठीक है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से जो व्यक्ति 2014 के समय में या उससे पहले मुस्लिम व्यक्ति जो है भारत में आ गए हैं, तो क्या उनको भगा देंगे यहाँ से, उनको निकाल देंगे? नहीं भाई, वो भी नागरिकता ले सकते हैं। क्या अदनान थामी को निकाला? नहीं निकाला ना, वो भी नागरिकता ले सकते हैं, परंतु किस आधार पर ले सकते हैं, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के आधार पर ले सकते हैं। ठीक है, उसमें कहा गया है किसके, पंजीकरण के आधार पर ले सकते हैं या देशीकरण के आधार पर ले सकते हैं। ठीक है, तो मुस्लिम लोग जो नागरिकता लेंगे वो किस आधार पर लेंगे, पंजीकरण के आधार पर, या फिर पंजीकरण के आधार पर 7 साल तक रहना पड़ेगा और देशीकरण के आधार पर उन्हें 10 साल तक रहना पड़ेगा। ठीक है, जब जाकर वो अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे, सरकार उनकी जांच करेगी, अगर वो वैलिड होते हैं, उनको डॉक्यूमेंट वैलिड होते हैं, तब जाकर उनको नागरिकता मिल जाएगी। जबकि इन लोगों को इतने समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा, इन 6 समुदायों को, इनको केवल हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी, ईसाइयों को जो है किसके अंतर्गत मिलेगी, CAA के अंतर्गत नागरिकता मिल जाएगी। छोटे शब्दों में और कम शब्दों में आपको बताने का यही अच्छा तरीका था। ठीक है, कुछ बच्चों को लग रहा था सर मुस्लिमों के बाहर निकाल देंगे, नहीं निकालेंगे, उनको भी नागरिकता मिल जाएगी अगर उनके कागज, उनके डॉक्यूमेंट्स अगर वैलिड हैं तो। ठीक है, उनको नागरिकता जो मिलेगी वो मिलेगी 1955 के अधिनियम के अंतर्गत, जो आपका पंजीकरण और देशीकरण के आधार पर, अगर वो 7 साल हो जाते हैं तो 7 साल बाद नागरिकता कर सकते हैं। यदि वो व्यक्ति सेवा में या फिर सरकारी नौकरी में या किसी सेवा क्षेत्र में लगा हुआ है तो उसे 7 साल तक रहना पड़ेगा। ठीक है, और अगर कोई व्यक्ति देशीकरण का है कि भारत के हित में भारत की GST पर, फिर भारत की GDP में, भारत की GDP में योगदान कर रहा है, देशीकरण कर रहा है, क्या कि उसने भारतीय संविधान की 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा को ज्ञान कर रखा हो। ठीक है, और देश हित में जो है वो काम कर रहा हो पिछले 10 सालों से, तब भी वह आवेदन कर सकता है देशीकरण के आधार पर। अब सरकार उनके डॉक्यूमेंट्स को जांच करेगी कि वो वैलिड है, इनवैलिड है, उनकी जांच करेगी, कोई मनसा तो नहीं है, जब जाकर उनको नागरिकता वो देगी। ऐसा भी नहीं है कि सभी जितने आवेदन करते हैं उन सभी को नागरिकता मिल जाती है। ठीक है, उनको कुछ को नागरिकता नहीं मिलेगी तो फिर दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। नहीं होंगे, इनवैलिड अगर डॉक्यूमेंट्स होंगे तो उनको वापस भेज दिया जाएगा, उनको क्या कर दिया, वापस भेज दिया जाएगा कि आप इस नागरिकता के पात्र नहीं है। ठीक है भाई, तो परंतु ये जो लोग हैं ये मतलब देशीकरण और पंजीकरण के आधार पर ये लोग नागरिकता नहीं लेंगे। ये लोग कब लेंगे, ये लेंगे CAA के आधार पर नागरिकता लेंगे। ठीक है भाई, तो ये बात आपको समझ में आ गई, CAA और PIU। तो देखिए ये कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको समझनी जरूरी होती है। ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम में तो आए मगर एग्जाम में नहीं भी आए तो हमें अपनी ज़िंदगी जीने के लिए जो है इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है समझने के लिए। क्योंकि अगर हमको यहाँ पर कोई भी चीज़ अगर मालूम करनी है तो हमें नॉलेज बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों की। ठीक है भाई, तो अब जो है हमारा नागरिकता लगभग हमने कवर कर दिया है। नेक्स्ट सेशन जो रहेगा वो रहेगा मौलिक अधिकार का। तो अगर सेशन आपको पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, और जो चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, जो अभी पहली बार जो जुड़े हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।